हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम हेयर विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ाज़ की, क्योंकि जो क्वेरीज बहुत कॉमन हो चुकी हैं, दैट इज़ अबाउट द स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा। जो कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि क्या हम अपनी स्पाउस के साथ अपना स्टूडेंट वीज़ा फाइल कर सकते हैं, कि हम टेम्परेरी वर्क वीज़ा के ऊपर अपनी स्पाउस को बुला सकते हैं। तो इसका अगर मैं सिंपल स्ट्रेट जवाब दूँ तो दैट इज़ येस, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैंने पॉइंट नोट आउट किए हैं, डेफिनेटली हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर वन, जो सबसे कॉमन चीज़ है या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप ये स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा खुद फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आइदर दे आर अप्लाइंग फॉर स्टूडेंट वीज़ा और फॉर टेम्परेरी वर्क वीज़ा या 476 वीज़ा, तो बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो आपको इनकरेज नहीं करते कि आप अपनी स्पाउस के साथ वीज़ा अप्लाई करें। तो उसका रीज़न यही है कि दे हैव सम सॉर्ट ऑफ फियर बैक एंड पे कि वीज़ा रिफ्यूज़ल का चांस बढ़ जाएगा। सो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप वीज़ा अपना अप्लाई करें। जब आप एक दफ़ा यहाँ पे आके ऑस्ट्रेलिया में लैंड कर जाएंगे, देन यू कैन अप्लाई फॉर योर स्पाउस वीज़ा। तो प्रोसेस बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। तो आप खुद अप्लाई करेंगे, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन कंसल्टेंट्स या एजेंट्स, क्योंकि बिलीव मी, अगर आप किसी एजेंट के पास जाएंगे सो डेफिनेटली दे विल चार्ज यू अराउंड 500 to 700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। मेरे केस में हो चुका है, मैंने अपनी स्पाउस का वीज़ा फाइल किया था एंड द एजेंट हैज़ कॉस्टेड मी अराउंड $500। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप इज़ ये है कि जो प्रोसेसिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ, जो लोग कहते हैं कि अगर हम वीज़ा अपनी स्पाउस का फाइल करते हैं तो उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है। तो अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम की बात करूँ, तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे वीज़ा फाइल कर रहे हैं तो इसका प्रोसेसिंग टाइम विल बी सेम एज दैट ऑफ स्टूडेंट वीज़ा। और अगर आप वर्क वीज़ा या 476 फाइल कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इसका प्रोसेसिंग टाइम विल बी सिमिलर टू द एक्चुअल वीज़ा। तो उसका फाइल करने का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि डेफिनेटली मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको ये बता दिया कि आप वीज़ा खुद फाइल कर सकते हो। और मैं इनकरेज यही करूँगा आप लोगों को कि ये वीज़ा आप लोग खुद फाइल करें, क्योंकि इट्स नॉट दैट मच हार्ड। तो सबसे पहले अगर आपने वीज़ा खुद फाइल करना है, सो यू हैव टू हैव एक्सेस टू योर इमी अकाउंट। जो आपका इमिग्रेशन का अकाउंट है, जो होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट का है, जिसके थ्रू आपके एजेंट ने आपका वीज़ा फाइल किया होगा, तो आपके पास उसका यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए। जब आप वो यूज़र नेम और पासवर्ड ले लेंगे तो उस पोर्टल में आप अपनी स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन आराम से इजीली देख सकेंगे, जिसके ऊपर डिसीजन आ चुका होगा। एंड देन मूविंग ऑन, जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको वहाँ पे जाके जो स्टेप नंबर 1 होगा, दैट इज़ वो पूछेगा कि आप कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको वीज़ा सेलेक्ट करना है सब्सिक्वेंट एंट्रेंट। जब आप सब्सिक्वेंट एंट्रेंट वीज़ा सेलेक्ट करेंगे, देन वो आप पूछेगा आपसे कि इट इज़ फॉर 500 और 485। तो आपने सेलेक्ट करना है कि वीज़ा 500। वो ड्रॉप डाउन होता है, उसमें ड्रॉप डाउन में से आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन आपने प्रोसेस स्टार्ट कर लेना है। तो इट्स अ लाइक 19 स्टेप प्रोसेस। आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें पूछा रहेगा, जिसमें आपकी स्पाउस की डिटेल्स होंगी, आपकी अपनी डिटेल होंगी, आपका वीज़ा लॉन्चमेंट नंबर होगा, आपका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होगा, आपकी कुछ डिटेल्स होंगी, देन आपकी स्पाउस की कुछ होंगी, आपकी मैरिज डिटेल्स होंगी, देन ट्रैवल हिस्ट्री होगी, ट्रैवल रिकॉर्ड्स होंगे, और फिर लास्ट स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सो इट्स नॉट दैट मच हार्ड। तो मूविंग ऑन, अभी हम चलते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर वीज़ा फाइलिंग। तो स्टार्टिंग विद द प्रूफ ऑफ रिलेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पाउस वीज़ा में, दैट इज़ प्रूफ ऑफ रिलेशन। के आपने इमिग्रेशन को या होम अफेयर्स को ये जस्टिफाई करना है कि जो आपका रिलेशन है या आपके स्पाउस के साथ, वो किस तरह लेजिट है, किस तरह वैलिड है। उसके लिए नंबर 1, जो लोग पाकिस्तान से, उनके लिए बता रहा हूँ कि आपने सबसे पहले एमआरसी या निकाह नामा आपका उर्दू में, तो उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा लेना है। देन जब आप पाकिस्तान में निकाह करते हैं तो आप नादरा के थ्रू उसको एक रजिस्टर करवा लेते हैं, विच इज़ एमआरसी, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नंबर 2, अगर आप लोग अपना जॉइंट अकाउंट शो करा सकते हैं, सो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल, आप अपनी स्पाउस का अपना जॉइंट अकाउंट शो करा दें। नंबर 3, एक फोटोग्राफ टेम्पलेट होता है। बेसिकली टेम्पलेट होता है कि इसके ना डिफरेंट ना कॉलम्स होंगे, लेफ्ट साइड पे पिक्चर होगी, राइट साइड पे आपका डेट एंड टाइम होगा कि बिलफर्ज ये पिक्चर जो है मैंने एट टाइम एक्स और एट लोकेशन वाई पे ली है। एंड देन राइट साइड पे आपने थोड़ी सी ना डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी उस पिक्चर के बारे में। तो इसमें प्रोसीजर ये होता है कि जिस तरह मैंने यूज़ की थी, तो मैंने अपने निकाह की पिक्चर यूज़ की थी। देन आप अपनी वाइफ के साथ जहाँ भी घूमने फिरने गए हैं, तो उसमें आपने 2-3 स्नैप्स अपनी वाइफ के साथ लगा लेनी है। फिर आपने कोई इवेंट पिक्चर लगानी है जिसमें आपके पेरेंट्स आ जाएँ, उसके पेरेंट्स आ जाएँ, आपने डिस्क्राइब करना है कि बेसिकली इस पिक्चर में हो क्या रहा है। सो ये जो डॉक्यूमेंट होगा, दैट इज़ रफली अराउंड आपके लिए 10 से 12 पेज होगा। आपने एटलीस्ट 20 से 25 तस्वीरें लगानी है और उसके बारे में ना चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। एंड देन उसके बाद जो पासपोर्ट है, दैट इज़ वन ऑफ दी, आप कह लेंगे, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, जिसमें आप अपनी क्योंकि फादर नेम होता है उसमें, लेकिन जब आपकी शादी होती है तो आप उसको चेंज करा लेते हैं। दिस इज़ फॉर ऑल द फीमेल्स। तो आप हस्बैंड नेम शो करा देंगे। एंड देन आईडी कार्ड, जो आईडी कार्ड होता है उसमें भी आपका फादर नेम चल रहा होता है। देन आफ्टर योर मैरिज तो आप उसमें अपना हस्बैंड नेम कर सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप अपने प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में शो करा सकते हैं। स्टेप नंबर 2 होता है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए होंगे, सो डेफिनेटली आपके पास जो कि ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर होता है। तो अगर आप ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर पे हैं तो आपको अपनी स्पाउस के लिए भी वही हेल्थ कवर लेना है। बट इफ़ यू आर ऑन टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा विच इज़ 485 या पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा है, तो आपको उसी लेवल का या उसी स्टैंडर्ड का हेल्थ कवर लेना है जो आपका है, ताकि आप ये फिर वो डॉक्यूमेंट जो होगा
दैट वो आपने अटैच करना है विद योर एप्लीकेशन। देन मूविंग ऑन, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है फ्रॉम योर होम कंट्री वो आपने अपनी वाइफ का लेना है, लाइक यू हैव डन इन योर ऑन केस। तो आपने लेना है, इसका प्रोसेस है या प्रोसीजर है दैट इज़ वेरी ईजी। जो लोग पंजाब में रहते हैं उसको तो मुझे पता है, जो पुलिस खिदमत मरकज़ है आप वहाँ जाएँ, डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं, अपना डाटा प्रोवाइड करें, तो 3 दिन बाद आपको मिल जाता है। सेम फॉर इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद में रहते हैं सेम प्रोसेस है, आप जाके इनका जो G11 वाला ऑफिस है उसको विजिट करें, डॉक्यूमेंट सबमिट करें, 3 दिन बाद आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है। देन मूविंग ऑन, आपकी स्पाउस ऑल्दो पाकिस्तान या इंडिया या नेपाल में या श्रीलंका में होगी, लेकिन उसके लिए जब आप यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करते हैं, जब आप यहाँ आ चुके होते हैं, सो यू हैव टू अटैच AFP, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस चेक। वो आपको अप्लाई करना है। इट्स अ $42 चेक होता है। मैं मानता हूँ इस बात को कि आपकी वाइफ या आपका जो स्पाउस है वो यहाँ पे नहीं आया होगा, लेकिन ये चेक आप कह लें कि कंपलसरी है, ये आपको अप्लाई करना होता है। आप ये जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यूजुअली कम्स अराउंड, आप कह लें कि 2 से 3 दिन में आ जाता है, लेकिन जो हार्ड फॉर्म है टेक्स अराउंड 1 to 2 वीक्स डिपेंडिंग ऑन के उनके ऊपर कितना बर्डन है, कितना प्रेशर ऑफ वर्क है। ठीक हो गया। तो जब आपके पास इवन ईमेल में आ जाता है तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल जो यहाँ से आता है कॉमन होता है, वो मेरे जहन में भी क्वेरी थी कि जब मैंने पुलिस चेक अप्लाई कर दिया लेकिन मुझे अगर हफ्ते में जवाब नहीं आया और मैंने एप्लीकेशन लॉन्च करनी तो मैं क्या करूँ। तो जो आपके पास प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन होगा और प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन आता है ना कि हाँ आपके एप्लीकेशन हमें रिसीव होगी, आप वो भी अटैच कर सकते हैं और उसमें आप लिखेंगे कि दिस इज़ द प्रूफ ऑफ AFP दैट आई हैव अप्लाइड। ठीक है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आपको पुलिस चेक मिल जाता है विद इन अ वीक तो बहुत अच्छी बात है, आप वो साथ अटैच कर दें। उसके बाद एक और चीज़ है, जो नई चीज़ अभी इन्होंने अपने पोर्टल में किया, दैट इज़ पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। पहले ये चीज़ नहीं थी, लेकिन अभी होता है कि आपकी ना पासपोर्ट साइज पिक्चर एक अपलोड करनी होती है, एंड देन ये इसको कहता है कि उसको ना अकॉर्डिंग ना रीसाइज़ करें। तो रीसाइज़ में बेसिकली ये जो होता है ना, आपके ना फेस के जो आप कह लें पोस्चर होता है ना, वो इस तरह होना चाहिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो आप जाएंगे तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, दैट इज़ सिंपल। आप अपलोड करेंगे, एक आधी ट्राई जो होती है वो ऑब्वियसली बात है ख़राब होती है, गलत होती है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता कि चीज़ों को किस तरह अपलोड करना है। बट ऑब्वियसली बात है जब पहली अटैम्प्ट आपकी जाएगी तो उसके बाद वो आपको बता देगा कि हाउ यू कैन डू दैट, तो आपने वो अपलोड करना है। नंबर 3, इसकी फ़ीस कितनी होती है। इसकी फ़ीस जो होती है दैट इज़ सेम टू दी सब क्लास यूर अप्लाइंग। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और उसकी फीस इस टाइम $660 चल रही है तो इसकी भी $660 होगी। अगर आप 485 अप्लाई कर रहे हैं और उसकी फ़ीस $2400 है तो इसकी फ़ीस भी $2400 होगी। तो आपको पूरी फ़ीस पे करनी होती है जब आप अपनी स्पाउस का वीज़ा सेपरेटली अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन यही फ़ीस 1.5 टाइम्स हो जाती है जब आप अपना वीज़ा अपनी स्पाउस के साथ इकट्ठे फाइल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट पे आया, मैं अपनी स्पाउस को यहाँ ले आया एंड देन आई हैव टू अप्लाई पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। जब मैं वीज़ा फाइल करूँगा तो साथ में अपनी स्पाउस को उसी एक एप्लीकेशन में डालूंगा, देन आई हैव टू पे 1.5 टाइम्स ऑफ द टोटल फीस। 2400 इंटू 1.5 विच इज़ $3600, तो उसमें हम दोनों का 485 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी अपना अप्लाई करता हूँ और बाद में 3 महीने बाद कहता हूँ कि अपनी वाइफ का करूँगा, देन आई हैव टू पे दी फुल फीस। ठीक हो गया। देन मूविंग ऑन, टाइम ऑफ ग्रांट की अगर बात करें तो जिन लोगों ने स्टूडेंट पे अप्लाई किया है, मेरे केस में ये था कि मैंने अपनी वाइफ का जो स्पाउसल वीज़ा था वो स्टूडेंट पे किया था, कोविड आ गया था अनफॉर्चुनेटली, तो हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम था दैट इज़ अराउंड 8 मंथ्स। लेकिन अगर मैं ऑफिस ओपनिंग की बात करूँ तो मेरा जो वीज़ा ग्रांट था दैट इज़ इन 15 डेज़। फिर मेरे एक दोस्त ने जो था उसने अपनी वाइफ का जो स्पाउसल वीज़ा था वो उसने 485 पे फाइल किया था, तो उसको 4 महीने के अंदर ग्रांट आ गया था। उसके बाद जो एक चीज़ है, कुछ लोग जिस तरह कह रहे हैं कि मेडिकल की जो क्वेरीज आ रही है कि क्या हम बिफोर लॉन्चमेंट ऑफ वीज़ा में अपना जाके मेडिकल दे सकते हैं। बिल्कुल ये चीज़ पहले थी क्योंकि आपको ना हैप ID मिल जाती थी। अब ये होता है कि जब आप वीज़ा लॉन्च कर देते हैं ना तो वीज़ा लॉन्चमेंट के बाद आपको हैप ID ना इशू हो जाती है, तो उस हैप ID के अगेंस्ट आप मेडिकल करवाते हैं। क्योंकि जब आप मेडिकल अपना बुक करा रहे होंगे सो वो पूछते हैं आप डिटेल, जिसमें आपकी पासपोर्ट डिटेल्स आएंगी, आपकी कॉमन डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ है, फिर कंट्री ऑफ रेजिडेंस पूछते हैं, फिर जिस कंट्री में आपने जाना है वो पूछते हैं, एंड देन वो पूछते हैं कि आपकी जो हैप ID है विच इज़ एक्चुअली आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्चमेंट से ना लिंक करते हैं, तो ये हैप ID के अगेंस्ट वो चेक करता है कि दिस मेडिकल इज़ फॉर दिस इंडिविजुअल। तो आपको आफ्टर वीज़ा लॉन्चमेंट जो है वो मेडिकल करना है। ठीक हो गया। तो जो 3 4 5 जो कॉमन पॉइंट थे, या आप कह लें मैं अगर चीज़ वीडियो को कंक्लूड करूं तो इसकी जो मैंने 4-5 चीज़ें थी वो मैं आपको 1 बाय 1 पॉइंट को। तो नंबर 1, मैंने अपनी जो वाइफ का था दैट इज़ मैंने उसका स्पोजल डाला था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। कोई रिफ्यूज़ल का चांस नहीं होता, 99.9% चांस होता है कि आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। उसमें ये होता है कि आपसे फर्दर असेसमेंट में आपसे प्रूफ ऑफ रिलेशन मांग सकता है, प्रूफ ऑफ फंड मांग सकता है, लेकिन रिफ्यूज़ल मैंने अपने क्लोज सर्कल में किसी का नहीं देखा। मे भी मेरी वीडियो जिन लोगों तक जाए शायद उनमें से किसी का रिफ्यूज़ हुआ हो। अगर किसी का हुआ डेफिनेटली पोस्ट दैट इन कमेंट्स, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि क्या रीज़न है, तो डेफिनेटली मैं उस पर भी स्टडी कर लूँगा। नंबर 2, मेरे फ्रेंड ने जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि उसने 485 अप्लाई किया था, फिर उसके बाद अपनी जब स्पाउस का अप्लाई किया 485 तो उसको भी 3 to 4 मंथ्स में ग्रांट आ गया था। फिर मेरे एक और दोस्त है उसने 491 वीज़े पे आके अपनी मिसेस का अप्लाई किया था, तो उसका भी जो ग्रांट था दैट कम्स अराउंड 4 to 5 मंथ्स। तो
4-in-1 लोग कहते हैं कि दैट्स अ PR, दैट्स अ कंडीशनल PR, बिल्कुल ऐसी है, लेकिन उसका ये था कि टर्न अराउंड टाइम जो है वो 4 से 5 महीने था। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि अगर आप परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैं और अगर आपने फिर अपनी स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप सबसे इंटर नहीं करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट पार्टनर वीज़ा। और उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है एज़ पर द रिकॉर्ड या एज़ पर द डिटेल्स वो ये है कि दैट इज़ अराउंड 1.5 to 2 ईयर्स, इतना टाइम लग जाता है वीज़ा प्रोसेस होने में। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो परमानेंट रेजिडेंट हैं या जो सिटीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैं। देन मूविंग ऑन, जो एक चीज़ आएगी वो आएगी क्या बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है। इसमें बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है, मैंने अपने केस में अटैच की थी, मेरे जो दोनों दोस्त हैं उन्होंने अटैच नहीं की थी। बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे तो बेसिकली आप ये शो करा देंगे कि यू हैव सफिशिएंट फंड्स टू फाइनेंस या टू स्पॉन्सर या टू अफोर्ड योर स्पाउस। तो इसके अलावा इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप नहीं लगाएंगे उससे आपकी एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वो चीज़ होती है कि आप एक चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन स्ट्रेंथन योर एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट वीज़े पे अगर आप आते हैं तो आपने कौन सी स्टेटमेंट लगानी है, डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे होंगे और एंड इफ यू आर वर्किंग ऑन TFN तो आप वो स्टेटमेंट लगा दें। फिर एट द टाइम ऑफ वीज़ा लॉन्चमेंट आपने अपने पेरेंट्स की लगाई होगी तो अपने पेरेंट्स की अपडेटेड करंट स्टेटमेंट लगा लें। और उसके साथ साथ आप अपने फादर इन लॉ या मदर इन लॉ इफ वर्किंग या उनकी कोई सेविंग्स है तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। तो ये वो बैंक स्टेटमेंट है जो अपने आप वीज़ा लॉन्चमेंट में अटैच कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा देगी, बहुत सारे लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगी। सो आज की वीडियो में बेसिकली मेरा पर्पज़ यही था कि आप स्पाउस वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं या वो कौन से स्टेप्स हैं या वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे फॉर दी लॉन्चमेंट ऑफ स्पाउसल वीज़ा। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।